नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट AK-203 राइफल्स को लेके। जैसे कि आप सबको पहले से पता होगा कि भारत अभी रशिया से AK-203 राइफल्स को खरीदने वाला था, जिसमें से आगे चल के इन राइफल्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाया जाने वाला था। इसी बीच ये खबर भी सामने आया है कि दिसंबर में जब रशियन प्रेसिडेंट भारत के गस्त पर आने वाले थे, उसी दौरान ही इस डील को फाइनल किया जाएगा। और आज ANI की तरफ से ये बताया जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट के भारत गस्त के ठीक पहले ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से AK-203 राइफल की डील को फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन इस बार जो राइफल्स थे उनकी संख्या को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि पहले प्लान किया गया था कि लगभग 6.5 लाख के आसपास AK-203 राइफल्स को भारत खरीदने वाला था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भारत में बस 5 लाख से कुछ ज्यादा AK-203 राइफल्स को बनाया जाने वाला है। अब इसके पीछे में भी 2 मेजर कारण होने वाला है, क्योंकि पहला कारण ये हो सकता है कि इनिशियली हमें जब 7 लाख के आसपास नए मॉडर्न असॉल्ट राइफल की जरूरत थी, तो उस दौरान इमरजेंसी बेसिस पर 6716 राइफल को खरीद लिया गया था और पहले बैच में लगभग 72,000 के आसपास 6716 को खरीदा गया था और फिर इसकी एक और फॉलो ऑन ऑर्डर को करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जो कि ऑलमोस्ट 1.4 लाख के आसपास होने वाले थे। फिर इसके बाद कुछ महीने पहले रशिया के साथ 70,000 के आसपास AK-203 राइफल्स के लिए डील को फाइनल किया गया है, जिसको सीधे तौर पर भारत रशिया से खरीदने वाला है। तो ऐसे में इन सभी को मिलाकर अगर हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट से माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचे 5 लाख से थोड़े ज्यादा राइफल होने वाले, जिनको आगे चल के भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। और ये सभी के सभी AK-203 राइफल्स होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की 2 बड़े प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से ये बताया गया कि वो जल्दी से जल्दी MMRCA टेंडर को फाइनल करने की कोशिश करने वाले हैं और ये अभी इंडियन एयरफोर्स की टॉप प्रायोरिटी में से एक होने वाला है। लेकिन इसी बात को कुछ डिफेंस साइट्स की तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ अभी तेजस MK2 प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर रहे और शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस MK2 प्रोग्राम को बंद करने का विचार किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी HAL और ADA इन दोनों को जल्दी से जल्दी तेजस MK2 को डेवलप करने के लिए कहा गया और 2022 के एंड तक आपको तेजस MK2 की पहली यूनिट भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट को 2023 की शुरुआती दौर में करने का प्लान किया गया है। कुछ डिफेंस साइट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी MMRCA टेंडर को फाइनल करने के साथ साथ आगे चल के तेजस MK2 के बदले सीधे तौर पर एमका पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि MMRCA टेंडर के बाद इंडियन एयरफोर्स अभी और ज्यादा 4.5 जनरेशन के फाइटर को इंडक्ट करना नहीं चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि MMRCA टेंडर में सिलेक्ट किए जाने वाले 114 फाइटर के अलावा हमें आगे चल के तेजस MK2 की जगह में भी कोई नई फाइटर जेट को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है और MMRCA टेंडर में बस 114 फाइटर जेट ही खरीदे जाएंगे, जो कि अकेले ही MiG-29, मिराज और हमारी जगुआर फ्लीट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 170 के आसपास तेजस MK2 को भी इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स कभी भी एडिशनल 170 के आसपास एमका को इंडक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट की मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है और हम अकेले ही 170 से ज्यादा एमका की फ्लीट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे उड़ी उड़ाई खबरें आपको बताई जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस MK2 को इंडक्ट नहीं करने वाली, जबकि सच्चाई तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स पहले तय किए गए प्लान के मुताबिक ही MMRCA टेंडर और तेजस MK2 दोनों को इंडक्ट करने वाली है। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में ये बताया गया था इंडियन एयरफोर्स अभी MMRCA टेंडर के अंदर फाइटर जेट को फेज वाइज मैनर में खरीदने वाला है। मतलब शायद यहाँ पर अभी एक ही बार में 114 फाइटर जेट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको अलग अलग बैच में ऑर्डर किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें राफेल को खरीदने का सबसे ज्यादा चांसेस बना हुआ है, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा वैरायटी के फाइटर जेट को आगे चल के अपनी एयरफोर्स में रखना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से किसी एक ही फाइटर जेट को यहाँ पे बल्क में खरीदने का फैसला किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस MK-1A को लेके है। आप सबको पता होगा कि तेजस में जो रैडोम सेक्शन मौजूद है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूके की एक कंपनी कोवाम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन अभी इस इम्पोर्टेड रैडोम सेक्शन की वजह से
तेजस में कुछ दिक्कतें सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि ये एक इम्पोर्टेड सिस्टम होने की वजह से तेजस में हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम की परसेंटेज है वो रिड्यूस हो रहा है, और जिन देशों के साथ यूके के अच्छे संपर्क नहीं है उनको तेजस को एक्सपोर्ट करने में हमको दिक्कत आ रही है। और अभी हाल ही में ही अर्जेंटीना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भी तेजस को ऑफर करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिलहाल एचएएल की तरफ से अभी अर्जेंटीना को तेजस को ऑफर किया गया है, और अभी तेजस में मौजूद सभी यूके बेस्ड कंपोनेंट्स को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने के बाद उसको अर्जेंटीना को ऑफर करने की बात की गई है, जिस वजह से एडी की तरफ से अभी एक नए रैडोम सेक्शन को डेवलप करना शुरू किया गया है, जो कि आगे चल के तेजस MK-1A फ्लीट में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये कोवाम के द्वारा सप्लाई किए जा रहे वर्तमान के रैडोम सेक्शन को भी आगे चल के रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कोवाम की तरफ से सप्लाई किए जा रहे रैडोम सेक्शन के मुकाबले इसकी डायमेंशन थोड़ा बहुत अलग होने वाला है, और ये लेंथ में कोवाम की तरफ से सप्लाई किए गए रैडोम सेक्शन से लगभग 2 mm के आसपास छोटा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर डायमीटर की बात करें ये थोड़ा इंक्रीज किया गया है, और ये अभी 892 mm का होने वाला है, जो कि पहले 883.5 mm का था। अब एक इंडिजिनस रैडोम सेक्शन को डेवलप करना तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनकी डायमेंशन को बदलने को लेके हो सकता है आप सबके मन में कोई सवाल उठ सकता है कि अगर हमें सेम रैडोम सेक्शन को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करना था तो हमको एग्जैक्ट सेम डायमेंशन के साथ ही इसको बनाना था। लेकिन एडीए के मुताबिक अभी जो रैडोम सेक्शन कोवाम की तरफ से भारत को सप्लाई किया जा रहा है ये तेजस में सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है, और इनकी लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में भी कुछ इशू सामने आए थे, और इसमें थोड़ा बहुत पानी घुसने का इशू भी सामने आया है। अभी ये जो नए रैडोम सेक्शन एडीए की तरफ से डेवलप किया गया है इसे दरअसल एमका के लिए डेवलप किए जा रहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अभी एडीए की तरफ से एमका के लिए जिन रैडोम सेक्शन को डेवलप किया जा रहा था उसी टेक्नोलॉजी को बेस करके अभी तेजस MK-2 और तेजस MK-1A के लिए आगे चल के हम खुद ही अपनी रैडोम सेक्शन को डेवलप कर सकते हैं। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफ़ी कमी है, और हमारे पुराने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अभी रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हो चुके हैं और कुछ तो ओवर टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में जल्दी से इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अभी इसी बीच आप सबको पता होगा कि रशिया के साथ भारत की तरफ से कामोव के TU-260 हेलीकॉप्टर को लेकर भी एक डील पर बातचीत किया जा रहा था, जिसमें 200 के आसपास हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें से पहले 60 हेलीकॉप्टर रशिया में बन के भारत को डिलीवर किया जाने वाला था, और बाकी बचे 140 हेलीकॉप्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाया जाने वाला था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये डील थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी बीच अगर एचएएल की बात करें तो एचएएल की तरफ से अभी हमारे इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी डेवलप किया जा चुका है, जिसको लद्दाख और यहाँ तक कि सियाचिन में भी टेस्ट किया जा चुका है, और अभी इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में लिमिटेड नंबर में इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है। ऐसे में अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी जानबूझकर इस डील को डिले किया जा रहा है, और अभी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी इंडिजिनस सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू किया जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है आगे चल के कामोव TU-260 हेलीकॉप्टर के बदले गवर्नमेंट की तरफ से अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को हमारे तीनों सर्विस में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर अभी एचएएल की तरफ से या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को इश्यू नहीं किया गया। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके। वैसे इनको लेके पहले भी 1-2 बार खबर सामने आ चुकी थी कि एलएनडी की तरफ से अभी एक सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है, और नेवी रिकॉग्निशन के रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्टियन डिफेंस एक्सपो के दौरान एलएनडी की तरफ से अपनी सबमरीन के एक मॉडल को डिस्प्ले किया गया था। अब ये जो सबमरीन था यह हमारे कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले साइज में काफ़ी छोटा है, और इसे आप मिडजेट सबमरीन कह सकते हैं, और इसको एलएनडी की तरफ से मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया गया है। इस सबमरीन का नाम SOV-400 रखा गया है, और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक मिडजेट सबमरीन है। इसको मेनली स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और किसी भी खुफिया मिशन में जाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवानों को इसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये मैक्सिमम 40 मीटर की गहराई तक जा सकता है, और इसमें एक बार में 8 कमांडो को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर अटैक करने के लिए भी टॉर्पेडो ट्यूब्स को दिया गया, और ये लाइट वेट नहीं बल्कि हैवीवेट टॉर्पेडो को फायर कर सकता है। यानी कि हमारे कन्वेंशनल सबमरीन जिन टॉर्पेडो को फायर कर सकते हैं ये भी उन्हीं टॉर्पेडो को फायर कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही टॉर्पेडो ट्यूब को दिया गया है, जो कि मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए होने वाली है। इसके अलावा इसमें कन्वेंशनल सबमरीन में मौजूद बाकी सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इक्विपमेंट के साथ साथ सोनार सिस्टम को भी दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।